हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी आपकी पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट जीके के साइंस सेक्शन पे जो है वो साउंड का ये पार्ट सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो है वो हम लोग आपके लिए पार्ट 1 जो है वो ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी साइंस के और टॉपिक जो कि कवर हो चुके हैं उसके भी वीडियो में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच के समय का अंतर क्या होना चाहिए? तो मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच जो है 1/10 सेकेंड से अधिक जो है वह इसका अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत तथा फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि ध्वनि का अवशोषण करके ध्वनि को प्रतिध्वनि से रोकना होता है। अगर साउंड जो है वो प्रतिध्वनित होने लगता है तो आप समझ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो है वह मानव कान पे 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसीलिए जो है वह मूल आवाज और प्रतिध्वनि की आवाज जो होनी चाहिए वह इससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है वह परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। हम लोग कल के वीडियो में जो है वो देख चुके थे कि इसके लिए जो है वह न्यूनतम 17 मीटर की दूरी जो है वह आवश्यक है। अगर कोई चिकनी सतह है तो वो वहाँ से साउंड जो है वो परावर्तित होती है और वो गूंजने लगती है। तो ये देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर पे खड़ा रहना चाहिए? तो एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि अगर सुननी है तो उसे जो है वह 56 फीट तक जो है वह उसे दूरी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से उसे सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि स्टेथोस्कोप जिसे कि डॉक्टर का आला कहते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह जो है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि इससे जो है हमारे फेफड़े की और लंग्स और हार्ट की जो है वह जांच की जाती है। तो ये स्टेथोस्कोप जो है वह बतलाता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होते हैं। तो प्रतिध्वनि तरंग तो ये परावर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग जो है वह नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। इससे पहले हम लोग रडार देख चुके थे। रडार का प्रयोग जो है वह वायुयानों में किया जाता था, लेकिन सोनार का प्रयोग जो है वह 9 संचालकों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है वह एक वेव जो है वह भेजी जाती है अलग अलग दिशाओं में और उससे टकरा करके जो प्राप्त होती है तो उससे जो है वो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। गाजी अटैक एक मूवी जो है वहां से आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी जो है वह इस पे बनी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरण कॉल तथा हॉल में आयतन के बीच में संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो है वो सेविन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुंजहीन हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुरण काल क्या होता है? यानी कि रिपीटेड साउंड यानी कि परावर्तन साउंड, तो वह 0 सेकेंड होता है क्योंकि वह बेस्ट होता है और उसमें जो है वह परावर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पैदल सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम ताल मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण जो है वह पुल टूटने का खतरा रहता है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, अनुनाद। तो अनुनाद आप जानिए, किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चाल बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही अनुनाद कहते हैं। यानी कि कंपन की आवृत्ति
और चालक बल के कंपन की आवृत्ति ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि टूटने का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम रेडियो की घुंडी यानी कि ट्यून ने घुमाकर विभिन्न स्टेशनों में कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है किसके द्वारा, तो यह जो है वो अनुनाद के द्वारा ही संभव होता है। जब ट्यूनर का जो घुमाने पे जो है वो मतलब चैनल का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है और जितने फ्रीक्वेंसी से वो वेव छोड़ा जा रहा है वो दोनों का मैचिंग हो जाता है, इसके बाद से जो है हमारे रेडियो में जो है वो सिग्नल पकड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच और ग्लास जो होते हैं वो टूट जाते थे, यदि ऐसा संभव है तो वह ध्वनि किस गुण के कारण होता था, तो ध्वनि में एक गुण होता है अनुनाद, जिसमें कि कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति और बल चालक बल के कंपन की आवृत्ति क्या हो जाती है, बराबर होती है, उसी को अनुनाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि सुराही का क्या होता है, मुंह जो है वो काफ़ी ऊपर जो है वो छोटा होता है और इससे जो है वो पानी को डाल जाता है तो एक आवाज़ आती है, और ये जैसे जैसे भरती जाती है धीरे धीरे ये आवाज़ क्या होती है, कम होती जाती है, तो यह अनुनाद के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो का सम स्वर स्टेशन उदाहरण किसका है, तो यह जो है वो अनुनाद का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी विशेष स्थान पर, विशेष यहाँ पे विशेष स्थान होगा, विशेष स्थान पर श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका क्या कारण है, इसका कारण जो है वह है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंग जो है वो एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है, यानी कि उसे ध्वनि का व्यतिकरण होना कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस जो है वो बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजा जाता है। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि क्या होती है, सुनाई नहीं देती है। ये साइलेंट जोन यानी कि नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण है निर्मित होते हैं, तो यह जो गुण है वह व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण यानी कि इंटरफियरेंस ऑफ साउंड, व्यतिकरण को कहा जाता है इंग्लिश में इंटरफियरेंस, यानी कि जब समान आवृत्ति का दो ध्वनि तरंग जो है वह एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उसे हम लोग ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को बिना देखे ही क्या करते हैं, व्यक्ति को देखते भी नहीं है परंतु उसकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं, और इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है वो विवर्तन है। विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो है वो 1 मीटर कोटि का होता है, अतः इस कोटि में कोई अवरोध जो है वो ध्वनि में नहीं होता है, मार्ग में किसी भी तरह का अवरोध नहीं होता है, उसे ही विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इसे कहा जाता है, यानी कि विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो ध्वनि में अगर कोई उतार चढ़ाव होता है तो उसे डॉपलर प्रभाव जो है वो कहा जाता है। डॉपलर के द्वारा जो है वो बताया गया, कल का हम वीडियो जो है वह देख चुके थे, इसमें कि कोई दूर से आती हुई ट्रेन है तो उसकी सीटी हमें क्या देती है, आवाज़ बढ़ती हुई देती है, वहीं जब ये ट्रेन चल जाती है तो क्या होती है, धीरे धीरे जो है इसमें कमी होती है, यानी कि लगता है अगर कोई ट्रेन आ रही है तो दूसरे दिशा से जो है वो हमें साउंड जो है वो प्रतीत होता हुआ भी नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेन की फाटक बंद हो तो उस समय जो है वो आप रेलवे गुमटी को पार नहीं करें, क्योंकि इसमें जो है वो भ्रम होता है और परेशानी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं,
डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो डॉपलर प्रभाव का संबंध जो है वह ध्वनि से है, साउंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा जो है वह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंग जो है वह उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल ये जो है निम्न छोटी लंबाई की जो है वो बांसुरी में क्या होगी? ये गलत है, इसमें आवृत्ति में जो है वो चेंजिंग होता है और इसका विपरीत होता है। दूसरा हमारा कथन कहता है, ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्घ्य प्रशस्त तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो आपको बता दें कि ध्वनि तरंग जो होती है वह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ होती है। अनुदैर्घ्य तरंग वो तरंग होती है जिसमें कि कणों दिशा में कणों के कंपन करने से जो है वो एक समानांतर तरंग उत्पन्न होती है, यानी कि ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरण, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग जो है इसकी खोज जो है वह हर्शैले के द्वारा किया गया था, हर्शैल के द्वारा किया गया था। इसे नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद से इसका जो है वह 10 पे पावर 12 से लेकर के 10 पे पावर 10 तक जो है वह इसका क्या होता है? हर्ट्ज तक जो है वह इसकी आवृत्ति होती है। वहीं इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य जो है वह 7.8 से लेकर के 10-7 से लेकर के ये 10-3 तक होता है, यानी कि 7.8 इंटू 10⁻³ तक जो मीटर तक जो है वह इसका तरंग दैर्घ्य होता है। अब हम लोग इस अवरक्त तरंग के बारे में जानिए। अब इसके बारे में जानिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। यह जो है ये एक विकिरण मतलब है, उसमें विकिरण है, यानी कि जिस वस्तु पर पड़ती है उसे क्या करती है? वो गर्म कर देती है। इसीलिए इसका प्रयोग जो है वह कुहासे में किया जाता है। साथ ही में फोटोग्राफी करने तथा रोगियों की सेकाई करने में भी जो है वह इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अवरक्त किरण किसे कहते हैं, और ये रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए जो है वह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि फॉग लाइट भी आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि चाल जो है वह इनमें से लकड़ी में होती है। लकड़ी जो है वह एक ठोस है और इसके जो है वह पार्टिकल जो है वह क्या है? काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, काफ़ी सटे हुए हैं, इसलिए लकड़ी में जो है वह ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से क्या है? हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल क्या होगी? तो कुछ नहीं, 2 इंटू 332 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड कर देंगे तो हमारा 664 मीटर प्रति सेकेंड जो है वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है? अधिकतम होती है, ज़्यादा होती है। तो यह लोहे में जो है वह सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, क्योंकि ठोस में जो है वह अधिक होती है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। सोनोग्राफी में जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड का जो है वह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है? शून्य यानी कि निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो है वह नहीं चलती है, तो वो ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसके लिए जो है वो माध्यम की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि VA यानी कि एयर है, W मतलब वाटर है और S मतलब क्या है? सॉलिड है। तो वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो सबसे अधिक जो है वह किस में होता है? सॉलिड में होता है। इसके बाद
सॉलिड से कम जो है वो वाटर में होता है और इसके बाद जो है वो गैस में होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं, तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ध्वनि तरंग के पहचान के लिए जो है वह सोनार का प्रयोग किया जाता है, जो कि नौसेना के लिए होता है, और वहीं रडार का प्रयोग जो है वो वायुसेना के लिए होता है। तो रिजु रेखन में है तो रिजु रेखन में सोनार का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्राघाती तरंग पैदा करती है। तो प्राघाती तरंग यानी कि थोड़ा खतरनाक सा तरंग है, तो वह है पराश्रव्य तरंग, जिसे कि अल्ट्रासोनिक वेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इको साउंडिंग का प्रयोग जो है वह समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। इको साउंड यानी कि साउंड के द्वारा जो है वह देखा जाता है कि अभी जो है वह कोई पनडुब्बी है या जहाज जो है वह कितने ऊंचाई पे उड़ रही है, तो इसके लिए जो है वह इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एकॉस्टिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकॉस्टिक विज्ञान किसे कहा जाता है? तो ध्वनि के विज्ञान को जो है वह एकॉस्टिक विज्ञान कहा जाता है। हम लोग साउंड चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो मनुष्य जो है वो सामान्य बातचीत जो है वह 30 से लेकर के 35 डेसिबल के बीच जो है वह सुनते हैं, लेकिन मानक ध्वनि यानी कि इतनी जो है वो एक बेस्ट ऑडिबल साउंड होती है तो 60। वहीं 1995 का साउंड जो है वो हमारा कान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो हानिकारक साउंड जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमग्न वस्तु यानी कि जो अंदर की वस्तु है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है वह प्रयोग करते हैं सोनार का। सोनार का प्रयोग जो है वह नीचे यानी कि जमीन जैसे कि समुद्र के अंदर के चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। जब मेघ गरजते हैं तो व्यक्ति क्या होता है? मुंह खोलता है। इससे क्या होता है? इसका यह है कि दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? ऐसा नहीं होने पे हमारे कान पे जो है वो काफ़ी दबाव पड़ेगा और हमारे चदरे भी जो है वो फट सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अनायास ही लोग के मुंह से निकल जाता है कि आज लगता है बारिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो डेसिबल का प्रयोग जो है वह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ जो है हम लोग 85 क्वेश्चन जो है वो MCQ का क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम अभी साइंस का जो सीरीज कर रहे हैं उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। चलिए।